क्रेटर बेनकाब हो चुका था और टावर आखिरकार उस सड़ांध को काटकर अलग कर रही थी जो इतने समय से उसके भीतर फैल रही थी। वह बदल रही थी और बेहतर के लिए बदल रही थी। लेकिन सच कहें, बेल्लिया इस समय पॉलिटिक्स पर ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, उसके विचार कहीं और भटकने लगे। क्या चेयरमैन ली होयोल ने मेरा रेजिग्नेशन लेटर देख लिया होगा? तभी अचानक हॉल में एक औपचारिक घोषणा गूंज उठी। एक अर्जेंट अनाउंसमेंट। को चेयरमैन ली होयोल अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण आज की सेशन में शामिल नहीं होंगे। ये शब्द पढ़ते ही हॉल उलझी हुई फुसफुसाहटों से भर गया। चेयरमैन कभी लेट नहीं होते। तो आखिर हुआ क्या है? बेल्लिया का दिल तुरंत बैठ गया। ली होयोल बिना वजह ऐसी चीज मिस नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टल हॉल के शोर और उलझन से बहुत दूर ली होयोल ने राहत की एक लंबी सांस छोड़ी। वह हॉलवे में तेज कदमों से चल रहा था और चुपके से खुद से थोड़ा खुश भी था कि वह निकल आया, लेकिन अगले ही पल शौक ने उसे वहीं रोक दिया। जैसे ही मैंने बेल्लिया का रेजिग्नेशन देखा, सिस्टम ने ठीक उसी समय दखल दिया, मानो वह बस इसी पल का इंतजार कर रही थी। ली होयोल का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने अपने सामने एक के बाद एक उभरते होलोग्राफिक नोटिफिकेशंस को घूरा। एक नहीं बल्कि दो क्वेस्ट्स एक साथ सामने आई थीं। मेन क्वेस्ट डिस्ट्रॉय मार्सेलोज लेगेसी, रीबिल्ड द मैजिक टावर। और इसके अलावा वर्ल्ड क्वेस्ट्स तो बिना रुके लगातार जुड़ती ही जा रही थीं। वर्ल्ड ट्री सीड, डीमन किंग फ्लोरोस, ड्वार्फ्स और अब डीमन हंटर क्वेस्ट लाइन भी। अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ सीट, कैरी ऑन मार्सेलोज विल। लिस्ट इतनी लंबी थी कि उसका सिर दुखने लगा। वह बढ़ते अविश्वास के साथ सब कुछ स्कैन करता गया। अपना स्केड्यूल संभालना ही पहले मुश्किल था और अब मार्सेलो भी चला गया। ली होयोल कांपने लगा और उसकी त्वचा पर ठंडा पसीना निकल आया। ऐसे चलता रहा तो अगला गिरकर मरने वाला मैं ही होऊंगा। खुद का सूखकर टूट जाने वाला दृश्य उसके दिमाग में डरावनी साफी से चमक गया। उसे लगभग ऐसा लगा जैसे मार्सेलो आफ्टर लाइफ से शांत चेहरे के साथ उसे हाथ हिला रहा हो। मुझे मारने के लिए कर्स की भी जरूरत नहीं है। थकान ही काम खत्म कर देगी। तभी उसकी नजर एक खास नोटिफिकेशन पर जाकर रुकी। द हाउस ऑफ सीट। मुझे तो अभी अभी पता चला है कि ऐसा कोई फैमिली एग्जिस्ट भी करता है। अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ सीट। मेज क्लैन सीट उस मोर्टैलिटी कर्स के असली ओरिजिन को ढूंढना चाहता है जो उनकी ब्लड लाइन को सताती आई है। ऑब्जेक्टिव विजिट सीट टेरिटोरी कंप्लीट। ऑब्जेक्टिव कॉन्फ्रंट काउंटेस सीट इन प्रोग्रेस। वह रुका और भौहें सिकोड़ लीं, जो दिख रहा था उससे उलझन में पड़कर। विजिट पहले से कंप्लीट क्यों मार्क्ड है? फिर उसे जवाब समझ आ गया। अगर कोई डीमन हंटर मर जाता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट अपने आप सिस्टम के जरिए ट्रांसफर हो जाता है। तो उसके प्रीडिसेसर ने जो क्वेस्ट कभी एक्सेप्ट की थी वह अब सीधे उसी तक चली आई थी। मैं आखिरी डीमन हंटर हूं जो अब भी खड़ा है। तभी एक रोता हुआ मैजिकल लेटर घबराहट में हवा चीरता हुआ उसके सामने आकर रुक गया, मानो आखिर उसे अपना टारगेट मिल गया हो। ग्रैंडफेल, आखिर तुम हो कहाँ? ली होयोल ने एक भौं उठाई और उसकी जिज्ञासा तुरंत जाग गई। उसी समय बेल्लिया वहीं जमी रह गई। मैं रिफ्ट के सामने खड़ा हूं, जवाब देने वाली आवाज अधिकार से गूंज उठी। वह किसी आम इंसान की आवाज नहीं थी। वह उसी पर्सोना की आवाज थी जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई थी। ग्रैंडफेल, वहां क्या हो रहा है? सिस्टम लाल वार्निंग में चमक उठा। लोकेशन इंटरसेक्शन एट सनसेट। रिकमेंडेड लेवल 380। कोलैप्स प्रोग्रेस 0.6%।
ली होयोल की आंखें सिकुड़ गईं। मैं तो अभी अभी ऑफिस लौटा हूं, तो वहां और कौन खड़ा हो सकता है? बेलिया की आवाज बेचैनी से कांप उठी। तुम कब वापस आ रहे हो? और तुम रिफ्ट पर क्यों हो? ग्रैंडफेल का जवाब शांत, नपातुला और अंतिम था। क्योंकि यह रिफ्ट आना का गेटवे है। बेलिया के विचार तुरंत दौड़ने लगे। जिस डीमन ने कभी मुझे असैसिनेट करने की कोशिश की थी, उसने डायमेंशनल रिफ्ट का इस्तेमाल किया था। यह बात उसके मन में अब तक तय हो चुकी थी। वह घटिया चीज उसी के रास्ते अपने होम वर्ल्ड में वापस भाग गई थी। आना की ओर जाने वाली रिफ्ट। अब मैंने इसे कंफर्म कर लिया है। यह अनोमली अर्थ और आना कॉन्टिनेंट को जोड़ने वाला ब्रिज है। बेलिया की आवाज मुश्किल से संभली हुई घबराहट में टूट गई। चेयरमैन, आप अकेले वहां पार जाने की सोच तो नहीं रहे? ग्रैंडफेल ने जरा भी हिचकिचाए बिना जवाब दिया। मैं बिल्कुल वही करने वाला हूं। उसे तुरंत पैनिक ने जकड़ लिया। लेकिन क्यों? ग्रैंडफेल ने अपनी टाई को बिल्कुल सही, लगभग चिढ़ा देने वाली सटीकता से ठीक किया। क्योंकि हाउस ऑफ सीट मेरा इंतजार कर रही है। बेलिया ने तेज सांस खींची। उन्होंने मेरा रेजिग्नेशन लेटर देख लिया होगा। अब पूरी तरह बेचैन होकर वह बिना सोचे आगे बढ़ी। तो फिर मुझे भी साथ ले चलिए। लेकिन उसका इनकार तुरंत आया, और उसमें बहस की कोई जगह नहीं थी। नहीं, मैं मार्सेलोज लेगेसी तुम्हें सौंप रहा हूं। और मुझे सीट लिनिएज पर इंटेलिजेंस भी तुमसे ही इकट्ठी करवानी है। बेलिया, उसने जोर से अपने होंठ काट लिए। लेकिन सर, यह बहुत खतरनाक है। ग्रैंडफेल की नजर बर्फ जैसी ठंडी हो गई। आर्चमेज बेलिया, तुम्हारा रेजिग्नेशन आधिकारिक रूप से रिजेक्ट किया जाता है। उसकी आंखों में ऐसा अडिग रिजॉल्व जल रहा था जिसमें शक की कोई जगह नहीं थी। मुझ पर विश्वास रखो, उसने सहज रूप से उसकी ओर हाथ बढ़ाया। चेयरमैन प्लीज, ली होयोल ने झुंझलाकर अपनी कनपटियों को दबाया। लोग ऐसे क्यों होते हैं, चाहे किसी भी दुनिया के हों? तुम जैसे लीडर्स हमेशा सबका बोझ अकेले उठाने की कोशिश करते हो, जैसे किसी और को उस भार को छूने का हक ही नहीं है। उसकी आवाज भावना और झुंझलाहट से टूट गई, लेकिन तब तक ग्रैंडफेल पहले ही वॉइड में कदम रख चुका था। सिस्टम अलर्ट। यू हैव एंटर्ड द रिफ्ट इंटरसेक्शन एट सनसेट। मुझे माफ करना, बेलिया, लेकिन यह वह रास्ता है जिसे मुझे अकेले ही चलना होगा। उसने ट्रांसपोर्ट आइटम एक्टिवेट किया, और मैप ऑफ ऑल थिंग्स हल्की चमक के साथ उसके हाथ में मटेरियलाइज हो गया। सिंगल यूज आर्टिफैक्ट। एक पैसेंजर, वन वे ट्रिप। न हिचकिचाने की गुंजाइश, न दूसरी चांस। और एक चीज और थी जिसे ग्रैंडफेल इस्तेमाल करना चाहता था। एक टाइटल जो उसे वर्ल्ड ट्री का सीड लगाने के बाद मिला था। द लास्ट एडवेंचरर। एक स्पेक्ट्रल ट्री ने वॉइड के अंधेरे को रोशन कर दिया। उसकी एथेरियल ब्रांचेस हवा में ऐसे फैल रही थीं मानो उसकी मौजूदगी का जवाब दे रही हों। उसकी जिंदगी के इस मना से भरे टर्निंग पॉइंट पर उसकी सारी अक्यूमुलेटेड अचीवमेंट्स कॉन्टिनेंट भर में गूंज उठीं। उसकी नजर उस टाइटल पर टिक गई, द लास्ट एडवेंचरर। जब आना बस एक गेम हुआ करती थी, उसे साफ याद था कि डेथ पेनल्टी कितनी ब्रूटल हुआ करती थी। मौत के बाद तुम्हारा अकाउंट 24 घंटे के लिए लॉक हो जाता था। लेकिन इस टाइटल ने सब कुछ ऐसे बदल दिया कि उसका लौटना उतना रेकलेस नहीं रह गया जितना दिखता था। द लास्ट एडवेंचरर आना पर रहते हुए ट्रू डेथ से इम्यूनिटी देता था। अगर मैं वहां गिर भी गया तो मैं सच में नहीं मरूंगा। मुझे बस रियलिटी में वापस इजेक्ट कर दिया जाएगा और एक कूलडाउन पीरियड तक दोबारा एंटर नहीं करने दिया जाएगा। 24 घंटे का लॉकआउट।
यह पुराने गेम मैकेनिक्स को बिल्कुल परफेक्टली मिरर करता है। ली होयोल खतरे के बावजूद मुस्कुरा उठा। मैं मरने नहीं वाला, मैं बस लॉक्ड आउट होने वाला हूं। यही तो अल्टीमेट सेफ्टी नेट है, सर्वाइवल के लिए एक चीट कोड। उसके चेहरे पर हल्की चालाक मुस्कान फैल गई और उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लौटने लगा। लेकिन यह मेरी अकेली एडवांटेज नहीं है। उसके भीतर एक उत्साह दौड़ गया। मेरी मैकेनिकल टावर इतने समय से आना में अपने आप ऑपरेट कर रही है। पहले मैं उससे कुछ रिट्रीव नहीं कर सकता था, लेकिन अब वह लगभग कल्पना कर सकता था कि इस अजीब बेरहम लेवलिंग सिनारियो के इतने सालों में उसने कितने रिसोर्सेस इकट्ठे कर लिए होंगे। जरा सोचो, उसने अब तक कितने एक्सपीरियंस पॉइंट्स और फेम फार्म किए होंगे। आखिर वह समय आ गया था जब वह उसकी सारी जमा की हुई चीजें कलेक्ट कर सके। ग्रैनफेल ने खुद को संभाला और अपने विचार फिर से क्रम में लगाए। लेकिन मैं फोकस खोने की गलती नहीं कर सकता। पहली प्रायोरिटी है काउंटेस सीट। टारगेट लोकेशन सीट टेरिटोरी ईस्ट ऑफ द रॉयल कैपिटल। ली होयोल ने गहरी सांस ली, जबकि उसका दिल जितना वह मानना चाहता था उससे ज्यादा जोर से धड़क रहा था। मैं खुद से झूठ नहीं बोलूंगा। इतने समय बाद आना में लौटना। मैं सच में नर्वस हूं। उस पुराने गेम वर्ल्ड का डिजिटल नाइट स्काई और आसमान छूती माउंटेन पीक्स उसकी किसी भी असली यात्रा से कहीं ज्यादा भव्य दिख रहे थे। उम्मीद से भरा हुआ, उसने आदेश दिया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। पूरे 10 लंबे सालों बाद आना में लौटते हुए हवा तक भारी लग रही थी, जैसे अंधेरे के उस पार कहीं से अनगिनत क्रिम्सन आइज उसे घूर रही हों। ली होयोल ने नजर उठाई और उस परिचित दृश्य को देखा। वह खो चुकी दुनिया एक बार फिर उसके सामने फैली हुई थी, अपनी सारी खूबसूरती, खतरे और यादों के साथ। उसके सामने सच में एक सिस्टम विंडो उभर आई, एक साफ धातु जैसी छनक के साथ। उसकी अचानक चमक ने अंधेरे को ऐसे चीर दिया जैसे कोई तलवार, और उस पल को डरावनी हद तक असली बना दिया। You have entered the storm-ravaged continent. संदेश पढ़ते ही ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने अपना जबड़ा भींच लिया। समय बीतने के साथ दानवों का फैलाव खत्म नहीं हुआ था, और यहाँ कभी जो शांति थी वो साफ तौर पर बस एक झूठ थी। उल्टा उनकी घिनौनी मौजूदगी अंधेरे में ही सड़ती रही, नजरों से छिपी हुई और धीरे धीरे पहले से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा जड़ें जमाए हुए और कहीं ज्यादा खतरनाक बनती गई। तभी हवेली की गहराइयों से कब्रिस्तान की हवा जितनी ठंडी एक आवाज तैरती हुई आई। It has been an eternity since we last welcomed a guest। तेल के दिए की कमजोर झिलमिलाहट में सबसे पहले एक जोड़ी हड्डियों जैसी बेजान हथेलियां दिखीं, जिससे वह अभिवादन और भी ज्यादा बेचैन कर देने वाला लगने लगा। अंधेरे से एक आकृति धीरे धीरे बाहर आई। पहली नजर में वो बस एक बूढ़ा हाउसकीपर लग रहा था, लेकिन उसके आसपास का माहौल कुछ और ही बता रहा था, कुछ कहीं ज्यादा अंधेरा और ज्यादा अशुभ, एक मामूली नौकर से बहुत अलग। द सीट ए स्टेट वेलकम्स ऑल ट्रैवलर्स, बूढ़े ने सूखी, खोखली आवाज में कहा। वुड यू केयर टू रेस्ट योर वेरी लेग्स? लेकिन वो जितनी शिष्टता से बोल रहा था, उसी वक्त हवेली के किसी गहरे कोने से एक जंगली नजर ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो पर टिकी हुई थी। उसकी हर हरकत को ऐसे देख रही थी जैसे कोई भेड़िया शिकार को तौल रहा हो। ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो की इंद्रियां तुरंत सतर्क हो गईं। उसने उस खून की प्यास को फौरन पहचान लिया, उस तरह की जिसे न तहजीब छिपा सकती है, न मुस्कान। वेरी वेल, उसने शांत, सपाट आवाज में जवाब दिया, जैसे उसने कुछ महसूस ही नहीं किया हो। ठीक उसी पल उसका क्लास ट्रेट सक्रिय हो गया। नेचुरल एनिमी हैज बीन एक्टिवेटेड। उधर ताजे खून जैसे लाल रंग में रंगे सांझ के आसमान के नीचे एक विशाल टावर आसमान तक उठ रहा था,
बादलों को ऐसे चीरता हुआ जैसे दुनिया में धंसा कोई दिव्य भाला। उसकी प्राचीन बनावट से रौब और ताकत का ऐसा दबाव निकल रहा था कि सांस भारी लगे। सबसे ऊपर एक विशाल षटकोणीय ढांचे में एक चमकता हुआ नीला जेम हवा में तैर रहा था, जैसे कोई सब कुछ देखने वाली आंख नीचे की नश्वर दुनिया पर फैसला सुना रही हो। तभी भारी सन्नाटा एक घबराई हुई चीख से टूट गया। सीनियर बेलियर, एक युवा मेज, भारी डबल डोर्स को धक्का देकर अंदर घुसा। उसके चेहरे पर साफ घबराहट लिखी थी। इज इट ट्रू? हैज मास्टर मार्सेलो फॉलन? वह था बेंच विलियम, फ्लेम मैजिक का प्रोडिजी, और उसकी आवाज खुली दहशत से कांप रही थी। प्लीज टेल मी ही इज सेफ। पास ही खड़े एक सीनियर मना रिसर्चर ने इस हंगामे पर तीखी भौहें चढ़ा लीं। उसने तुरंत उंगली होठों पर रख दी, बिना एक शब्द बोले चुप रहने का आदेश देते हुए। विलियम एक पल को उस इशारे से ठिठक गया, समझ नहीं पाया। तभी एक और आवाज ने कमरे को चीर दिया, ठंडी, तेज और अधिकार से भरी हुई। सीनियर बेंच विलियम, लोअर योर वॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ द पेशेंट। वह डार्क मैजिक स्पेशलिस्ट स्टोर्ड इन थी। उसका चेहरा उन परछाइयों से भी ज्यादा अंधेरा था जिन्हें वह इतनी आसानी से संभालती थी, और उसकी नजर ऐसी लग रही थी जैसे सीधा उसके सीने को भेद देगी। उसकी आंखों में भरे जानलेवा इरादे से डरकर बेंच ने तुरंत अपना मुंह हाथ से ढक लिया। वाई यस अंडरस्टूड। कमरे के कोने में एक अकेली आकृति बिस्तर पर बिल्कुल निश्चल पड़ी थी। बिस्तर के पास एक औरत अपनी उंगलियां तैरते हुए नीले होलोग्राफिक इंटरफेस पर बड़ी आदत के साथ चला रही थी। उसने नजर उठाए बिना ही धीमी, काबू में रखी आवाज में कहा, सीनियर विलियम, सिकरूम ऐसी हलचल के लिए जगह नहीं है। मुझे बस चिंता हो रही थी, बेंच हकलाया। औरत ने हल्का सा अपनी ही उंगलियों की तरफ देखा। उसकी हर उंगली में एक ही डिजाइन की अंगूठी थी, बस हर एक में अलग रंग का जेमस्टोन जड़ा था। अजीब है, उसने सोचा। डार्क मना रेजोनेंस रिंग बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रही। अगर ये ब्लैक मैजिक नहीं है, तो आखिर सिम्युआर्ड फैमिली के कर्ज की प्रकृति क्या है? मरीज के नीचे एक जटिल मैजिक सर्कल हल्की चमक बिखेर रहा था, जो उसके शरीर को फीकी नीली रोशनी की परतों में जकड़े हुए था, जैसे जिंदा जंजीरें धड़क रही हों। वही ऊर्जा मुड़ने तिरछी होने लगी और इकट्ठी होकर एक अशुभ लाल ऑरा में बदल गई, जो धीरे धीरे एक ताने मारती दैत्याकार मुस्कान का आकार लेने लगी। उसने घिन से दबी आवाज में गाली दी, डैम इट! कोई कर्स इतना मलिशियस कैसे हो सकता है? फिर उसका चेहरा और भारी हो गया। मुझे लॉर्ड ली होएल की भी चिंता हो रही है। वो सीधे आना चला गया। अब जब वो भी और मार्सेलो भी दोनों ही बाहर हो चुके थे, पीछे बचे सब लोगों पर दबाव असहनीय लग रहा था। बिस्तर पर पड़ा मार्सेलो तो लगभग पहले ही लाश जैसा दिख रहा था। उसकी त्वचा भूरी स्लेटी पड़ चुकी थी, होंठ फटे और सूखे हुए थे, और माथे पर ठंडा पसीना जमा था, जैसे वह जिंदगी से बस एक बेहद पतले धागे से जुड़ा हो। उसकी हर उथली सांस जैसे उसकी थोड़ी और ताकत खींच ले रही थी। कमरा बेबसी से भरा हुआ था। अब इस हालत में उसने निराशा से भारी आवाज में बुदबुदाया, हम सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं कि मास्टर मार्सेलो टिक पाए। उधर एस्टेट में डाइनिंग हॉल घुटन भरी खामोशी में डूबा था। वहां की हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो विशाल डाइनिंग टेबल पर अकेला बैठा था, जैसे अंधेरे और पुराने राजों से घिरा कोई सुनसान टापू। बटलर चुपचाप पीछे से उसकी कुर्सी सरकाकर ठीक जगह पर ले आया, और खाली हॉल में वह आवाज अजीब तरह से बहुत तेज सुनाई दी। गहरा झुककर नौकर ने कहा, I shall bring your dinner at once, my lord. ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने एक पल के लिए आंखें बंद की और सोच में डूब गया। अब सोचूं तो वो आदमी मार्सेलो। तभी उसे अचानक कुछ समझ आया।
क्या वो सच में किसी बेहिसाब अमीर खानदान से है? तो अब से अपनी चाय के पैसे खुद दोगे? हाँ, उसने मन ही मन बड़बड़ाया। आगे फैली विशाल किचन अंधेरे में डूबी हुई थी, बिना किसी रोशनी के, जबकि संकरी खिड़कियों से बस चांदनी की पतली धारें अंदर आ रही थीं। रोशनी की वे भूत जैसी पट्टियां फर्श पर हड्डियों जैसी उंगलियों की तरह फैल रही थीं, जिससे पूरी हवेली और भी ज्यादा सूनी और डरावनी लग रही थी। मामूली एस्टेट ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने अभिजात शांति के साथ सोचा, लेकिन देखभाल बेदाग है। लेकिन अंदर ही अंदर ली होएल ने ताना मारा। देखो तो कितना अमीर लड़का है और ऊपर से सादगी का नाटक कर रहा है। लेकिन उसका मजाक ज्यादा देर नहीं टिका। उसकी इंस्टिंक्ट्स लगातार खतरे की घंटी बजा रही थीं। पूरी हवेली एक गंदी, दबाव भरी मायास्मा से भीगी हुई थी, जो हर चीज से चिपकी हुई लग रही थी। नौकर आखिर इस दमघोंटू अंधेरे से कैसे अनजान हो सकते थे? उसके दिमाग में एक ठंडी आशंका आकार लेने लगी। दुश्मन ऐसा डीमन है जो मेज फैमिलीज को निशाना बनाता है। क्या सर्वेंट्स पहले ही उसके कब्जे में आ चुके हैं? क्या वे अब बस अदृश्य धागों से बंधी कठपुतलियां बन चुके हैं? ली होएल ने अपना ध्यान और तेज किया और सांसों को स्थिर रखा। ये कोई मामूली भटकती आत्मा या लोरेन कर्स नहीं है। यहाँ कुछ बहुत ही बड़ा चल रहा है। मुझे पूरी तरह अलर्ट रहना होगा। तभी नजदीक आती हील्स की हल्की खटखट से सन्नाटा टूट गया। एक लाल ड्रेस नजर आई, जैसे पत्थर पर ताजा खून फैल रहा हो। माय व्हाट अ रेयर डिलाइट, एक औरत की आवाज मुलायम फिसलती हुई आई। एक औरत बेहद सलीके से उस धुंधली रोशनी में कदम रखकर आई। आप बिल्कुल सही वक्त पर डिनर के लिए पहुंचे हैं, उसने ऐसे मुस्कुराकर कहा जैसे ये कोई आम शाम की मुलाकात भर हो। आई एम जून, मैट्रियार्क ऑफ द सिम्युआर्ड फैमिली। ये खुद सिम्युआर्ड की काउंटेस थी। वह उसके सामने वाली सीट तक फिसलती हुई पहुंची। उसकी हर चाल नपी-तुली थी और उसकी आवाज में इतनी बनावटी मिठास थी कि वो लगभग अपमानजनक लग रही थी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे जैसी बूढ़ी औरत के साथ खाना साझा करने में परेशानी नहीं होगी। आप वाकई काफी अनोखे हैं। जो हमारे जैसे कर्स्ट घर तक चले आए, उसकी आंखें अजीब ढंग से चमकीं और वह आगे बोली, हाँ, वो कर्स सच में एक दुखद सौदा है। असीम प्रतिभा, बदले में अपनी उम्र। फिर उसने अचानक ऐसे अपना मुंह ढक लिया जैसे खुद अपनी बात सुनकर चौंक गई हो। उप्स, आई सेड टू मच। लेकिन अंदर ही अंदर उसकी हंसी कुछ घिनौना रूप ले चुकी थी। उसे यह सब बेहद मजेदार लग रहा था। उस हाथ के पीछे उसका बूढ़ा चेहरा एक विकृत तिरस्कार में मुड़ गया और उसकी मुस्कान के पीछे परत दर परत बुरी नीयत छिपी हुई थी। कैसे मूर्ख इंसान हैं, उसने सोचा। ये घमंडी मेजेस अपने ब्लड लाइन पर इतने गर्व से भरे हुए खुद ही ऐसे जाल में चले आते हैं जो उन्हें ताकत देता है, लेकिन बदले में चुपचाप उनकी आत्मा मांग लेता है। उसकी असली मंशा खुद शून्य से भी ज्यादा काली थी। इनकी बेवकूफी की वजह से मैं इस हवेली में आराम से बैठी हूँ और जब चाहूँ इनकी ताकत को निगल सकती हूँ। और जैसे ही मैं इस युग के सबसे बड़े जीनियस मार्सेलो की लाइफ फोर्स पूरी तरह खा जाऊंगी, मैं व्यवस्था को जड़ से तोड़ दूंगी और अपनी मौजूदा जगह से बहुत ऊपर उठ जाऊंगी। मैं डीमन रियल्म की पूरी हायरार्की उलट दूंगी। उसकी महत्वाकांक्षा का पैमाना बेहद विशाल था, वैसा जो किसी असली हाई स्टेक्स मना सागा के बिल्कुल केंद्र में होना चाहिए। फिर वापस उसी पल में जून ने सिर हल्का सा झुकाकर मीठी आवाज में पूछा, आपके कपड़े काफी अलग हैं। आखिर आप आते कहाँ से हैं? ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने कोई जवाब नहीं दिया। टेबल पर खामोशी उतर आई, तभी उसके गॉबलेट में खून जैसे लाल वाइन उंडेली गई।
दोनों के बीच की हवा तनाव से चटक रही थी, लेकिन ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो पूरी तरह स्थिर, बेपरवाह और पढ़ पाना नामुमकिन बना रहा। उसने राजा जैसी सहज शान से वाइन को हल्का घुमाया, उसकी खुशबू ली और फिर जून की तरफ देखने के बजाय बटलर से कहा, अ रिच बुके, स्मूथ बॉडी, वेल एज्ड, उसने ठंडी शांति के साथ कहा। बटलर गहरे झुक गया और उस टिप्पणी को बेहद सावधानी और सम्मान के साथ स्वीकार किया। यू आर टू जेनरस, सर। जून मुस्कुराती रही, लेकिन अब उसके चेहरे पर जलन साफ चढ़ने लगी थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वह जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर रहा है। चलो मैं अंदाजा लगाती हूँ, उसने दबाव डालते हुए कहा, और उसकी आवाज में चिढ़ साफ उतर आई। क्या आप शायद उस ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने बिना किसी कोशिश के उसकी बात काट दी, जैसे वह उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। दिस विंटेज वुड बी एक्सलेंट फॉर बैंक्वेट्स, उसने हल्के अंदाज में कहा। जून का झुर्रियों भरा चेहरा फड़क उठा और उसकी शिष्ट मुस्कान का मुखौटा बढ़ते गुस्से के दबाव में टूटने लगा। ये तुच्छ इंसान मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत कैसे कर रहा है? वह अंदर ही अंदर गुस्से से उबल उठी, जैसे इस अपमान से उसका दम घुट रहा हो। बिना जरा भी हिले ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो अपनी समीक्षा जारी रखे रहा, जैसे शाम का मेजबान वही हो। और कुकिंग टेक्निक भी रिफाइंड है। ये इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी का अच्छी तरह सम्मान करती है। उसकी शांत घमंडी मुद्रा को देखते हुए जून ने मन ही मन उसे जहर भरी गालियां दी, जबकि सर्वेंट्स के सामने वह अपनी मीठी एक्टिंग बनाए रखे रही। ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने बड़ी नपी तुली शालीनता के साथ डिश का स्वाद लिया। उसकी हर हरकत संयमित और कुलीन थी, जैसे वह सच में यहाँ सिर्फ डिनर का आनंद लेने आया हो। प्लीज कॉन्वे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू द शेफ, लेकिन जून की मुस्कान के नीचे उसके विचार खौल रहे थे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये बस एक डिनर टेबल है? मैं तुम्हें आराम से मारने वाली थी, लेकिन अब मेरा इरादा बदल गया है। अब मैं तुम्हें तब तक चीरूंगी जब तक तुम्हारा एक टुकड़ा भी न बचे। ली होयोल उसकी मुश्किल से काबू में रखी गई पागलपन भरी हालत को देख रहा था और सच में हैरान था। ये तो सचमुच किसी पागल मना रिकैप का क्लाइमैक्स लग रहा है। ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो, क्या तुम सच में इसे एंजॉय कर रहे हो? क्या तुम्हें ये कोई 5 स्टार रिसोर्ट लग रहा है? जून की नसें त्वचा के नीचे उभर रही थीं, शरीर गुस्से से कांप रहा था। फिर भी ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो पूरी शांति से खाने की तारीफ करता रहा। फिर बिना किसी चेतावनी के उसका पूरा अंदाज बर्फ जैसा ठंडा हो गया। इनफ, उसने कहा। लेट अस ब्रिंग दिस लिटिल फार्स टू एन एंड। खाली वाइन ग्लास में जून की फैलती हुई आंखें झलक रही थीं और कमरे का माहौल एक पल में बदल गया। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, जून के पैरों के नीचे चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फट पड़ी। किचन गायब हो गई और उसकी जगह एक डरावना रियल्म आ गया, जहां अंधेरे में अनगिनत लाल आंखें तैर रही थीं, सीधे उसकी आत्मा के भीतर घूरती हुई। उसकी आंखें घबराहट में इधर उधर भागीं। स्पेशल ट्रांसफर और ये घमंड, आखिर ये खुद को समझता क्या है? तभी ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो की आवाज अंधेरे को बेरहमी से चीरती हुई आई। फिल्थी डीमन, उसका अधिकार उस पर ऐसे टूट पड़ा जैसे खुद फैसला सुनाया जा रहा हो। इस पल से तुम्हारी ये जुबान अब सिर्फ एक ही काम के लिए इस्तेमाल होगी, सिम्युआर्ड फैमिली से माफी मांगने के लिए। जून के विचार उलझन और गुस्से में बेकाबू घूमने लगे। धिक्कार है। ये राक्षस आया कहां से? क्या ये फैमिली का कोई छुपा हुआ एर है? अगले ही पल उसका इंसानी भेष फटकर बिखर गया। उसकी पीठ से कांटे निकल आए, शरीर पर नसें फूल उठीं और चेहरे पर एक विकृत दैत्याकार मुस्कान फैल गई।
हाउ रूड, उसने फुफकार कर कहा। स्टिल आइल एडमिट योर लिटिल ट्रिक्स आर इम्प्रेसिव। फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह पूरा हुआ और उसके सामने 7 चमकती आंखों और टेढ़े सींगों वाला एक डरावना दानव खड़ा था। उसके उस्तरे जैसे तेज दांत घिनौनी आवाज के साथ आपस में टकराए। बट इन द एंड यू आर स्टिल नथिंग मोर देन अ लोली ह्यूमन। उसकी आंखों के सामने एक लाल वार्निंग विंडो चमकी। डीमन किंग जून हैज रिवील्ड हर ट्रू फॉर्म। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना उसने अपनी वायलेंट डार्क पावर की लहर सीधे उस शिकारी पर छोड़ दी जो अपनी जगह से हिला तक नहीं था, और उसकी ताकत हवा को ऐसे चीर रही थी जैसे कोई जिंदा कर्स हो। I'll devour you whole, वह गुर्राई, and make you my special appetizer। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो बेहद सहज चाल से एक तरफ सरक गया, उस ब्लास्ट को ऐसे बचाते हुए जैसे उसे बहुत पहले से पता था कि ये आने वाला है। उसकी हथेली में नीली रोशनी इकट्ठी होने लगी और हर सेकंड के साथ और चमकीली और घनी होती गई। वह उसे देखते हुए पूरी तरह ठंडी नजरों से बोला। हाउ फूलिश, उसने शांत तिरस्कार के साथ कहा। उसके हाथ में एक लाल रंग की वायल ऐसे आ गई जैसे खुद खून ने उसे बुलाया हो, और उसके अंदर एक चमकती हुई आंख तैर रही थी जो डरावनी समझदारी के साथ उसे घूर रही थी। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। द आइज ऑफ स्लॉटर हैव सिलेक्टेड देयर सैक्रिफाइस। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो का चेहरा तुरंत सख्त हो गया और उसकी अपनी आंखें भी तेज लाल रोशनी से जलने लगीं। रिचुअल ऑफ एक्सर्सिज्म एक्टिवेटेड। एक धड़कन से भी कम वक्त में वह पूरी तरह नजरों से गायब हो गया। जून वहीं जम गई, उसकी 7 आंखें यकीन न होने से फैल गईं और चेहरे पर घबराहट चमक उठी। मेरी मैजिक आई ने उसे खो दिया। अगले ही पल उसका डर और गहरा हो गया। तुम मेज नहीं हो, उसने समझ लिया, और उसके चेहरे पर असली भय साफ दिखने लगा। तो तुम वही हो जिसके बारे में अफवाहें थीं, उसने थूक निगलते हुए कहा, हालांकि उसकी आवाज खुद कांप रही थी। वही हंटर जिसने ग्रेट डेवल को फिर से अबिस में धकेल दिया था। तुम एक डीमन हंटर हो, उसका जवाब ठंडा और बेरहम था। मैं शिकार से बेकार की बातें नहीं करता। उसने एक हाथ उठाया और नीली ऊर्जा हवा में दौड़ गई। तभी डीमन के चारों तरफ रोशनी फट पड़ी। जून ने दांत पीस लिए, जो वह देख रही थी उससे खुद हैरान थी। एक डीमन हंटर हाईटियर आइस मैजिक इस्तेमाल कर रहा है। ये तो नामुमकिन होना चाहिए था, लेकिन जमाने वाली वो ताकत पहले ही उसके चारों ओर बंद होती जा रही थी। आधा पागल आधा गुस्से से भरी एक भद्दी हंसी के साथ उसने अपनी तरफ फैलती बर्फ को तोड़ दिया और जबरदस्ती उस बढ़ती आइस को चीरकर अलग कर दिया। उसकी नजरों पर पागलपन छा गया और होंठ मुड़ गए। तुम्हारा घमंड ही तुम्हें अंधा कर रहा है। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि मैंने इस डोमेन को कितने समय तक पाला है। मैं सदियों से इस जगह पर राज कर रही हूं और यहीं खाती रही हूं। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो बिना एक भी कदम पीछे लिए वहीं डटा रहा और फोर्स की शील्ड के पीछे से उसके हमले को रोकता रहा। फिर भी कुछ था जो उसे लगातार परेशान कर रहा था, एक हल्की लेकिन बहुत ही बुरी सी भावना जो दिमाग से जा ही नहीं रही थी। ये बेचैन करने वाला एहसास क्या है? क्या डीमन की बदबू और गहरी हो रही है? जवाब उसे एक पल देर से मिला। जब तक वह समझा तब तक उसे एहसास हो चुका था कि शुरू से ये पूरा आदान प्रदान बस एक बेट था। उसका रेशमी जाल पहले ही उसे लपेट चुका था। वे धागे इतने हल्के से हिल रहे थे कि उसने उन पर ध्यान ही नहीं दिया जब तक वे कस नहीं गए। वह बोलते वक्त उसकी आवाज जहरीली तसल्ली से भरी हुई थी। तुम्हारे इस प्यारे रिचुअल के अंदर भी ये इलाका मेरा ही है। उस दिन पर पछताओ जब तुमने मेरी मांद को अपनी कब्र बनाने का फैसला किया,
डीमन हंटर। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, एक विशाल कांटेदार टांग जानलेवा रफ्तार से सीधे उसके दिल की तरफ लपकी। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो बस समय रहते एक तरफ फिसल पाया और उसने आंखें सिकोड़कर उसकी रफ्तार को माना। ये तेज है, पहले से कहीं ज्यादा तेज। ये ताकत। वह उससे बचते हुए भी एक पल में विश्लेषण कर रहा था। इसने ये आर्चमेज से चुराई है। जून पागलों की तरह हंसी और बिना रुके एक के बाद एक वार बरसाने लगी। क्या भागते रहना ही एक तथाकथित लेजेंड की पूरी औकात है? उसने मजाक उड़ाया, अपने फायदे का मजा लेते हुए। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो की आंखें तेज हो गईं जब उसे उसकी चालों में एक छोटा सा ओपनिंग दिखा। लेकिन जून, जो अपने ही भरोसे में फूल चुकी थी, खतरे को देख ही नहीं पाई। सच कहूं तो मैंने इससे बेहतर की उम्मीद की थी, उसने ताना मारा। मुझे लगा था मशहूर डीमन हंटर कम से कम एंटरटेनिंग तो होगा। तुम्हें कुचलने के लिए मुझे मार्सेलो सिम्युआर्ड की लाइफ फोर्स पूरी तरह निचोड़ने की भी जरूरत नहीं है। उसके हमले और तेज और भारी होते गए, एक के ऊपर एक चढ़ते हुए, जैसे किसी असली बॉस बैटल का फाइनल फेज चल रहा हो। अंदर से ली होयोल गुस्से में फट पड़ा। क्या मार्सेलो तुम्हें लंच बॉक्स लगता है? यहां तक कि ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने भी हल्का सा भौहें सिकोड़ लीं और उसके चेहरे पर एक पल के लिए जल्दी करने की झलक आई। फिर अचानक सारे वेब्स एक साथ सिकुड़ गए। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो जोर से ऊपर खींच लिया गया और हवा में उल्टा लटका रह गया, जैसे मकड़ी के जाल में फंसा कोई शिकार। जून ने खुशी में एक तीखी चीख निकाली। अब तुम मेरे हाथ आ चुके हो। चलो, जितना तड़पना है तड़प लो। मेरा सिल्क स्टील से भी ज्यादा मजबूत है और उससे कहीं ज्यादा बेरहम भी। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो हवा में उल्टा लटका हुआ था और उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि खालिस झुंझलाहट भरी नाराजी उतर आई। खतरे से ज्यादा ये हालत बस उसे चिढ़ा रही थी। बेचारा ली होएओल तो सिर्फ इस हालत से ही उल्टी करने वाला महसूस कर रहा था। जून ने बदसूरत खुशी के साथ फुफकारा। मैं तुम्हें पूरा सुखा दूंगी और तुम्हारी लाश को एक साफ सुथरे ककून में लपेट दूंगी। उसकी जानलेवा टांगे उसे बेधने के लिए नीचे उतरीं, लेकिन ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो अस्वाभाविक शांति से देखता रहा। तभी सिस्टम बीच में बोल उठा। द फर्स्ट वर्ल्ड ट्री हैज सेंस्ड योर प्रेजेंस। अचानक एक आध्यात्मिक पेड़ प्रकट हुआ, विशाल और चमकदार, जिसकी पत्तियां पवित्र रोशनी से दमक रही थीं और उनके आसपास के अंधेरे को पीछे धकेल रही थीं। द फर्स्ट वर्ल्ड ट्री बिस्टोज इट्स ब्लेसिंग अपॉन यू। अगले ही पल ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो के भीतर जीवन शक्ति और मना ऐसे उमड़ पड़ी जैसे कोई बांध टूट गया हो। मुझे पता था, उसने तुरंत सोचा। मुझे शक था कि इस जगह का प्रकृति से गहरा संबंध कोई ब्लेसिंग बाहर खींच सकता है। और वह सही था। वह प्राचीन शक्ति उसकी नसों में भारी वेग से दौड़ पड़ी। बदलाव तुरंत दिखा। अगले ही सेकंड उसे बांधने वाले डीमोनिक वेब्स पर पाला जमने लगा और बर्फ हर धागे पर फैलती गई, चटकने की आवाज के साथ। जून वहीं रुक गई, यकीन न होने से घूरती रह गई क्योंकि उसका कथित अटूट सिल्क सफेद और भुरभुरा होता जा रहा था। फिर एक तेज टूटने की आवाज हुई, जमे हुए वेब्स चकनाचूर हो गए और ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो साफ साफ नीचे उतर आया। वह चीख उठी, अब अपने शौक को छिपा ही नहीं पाई। लेकिन ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो हमेशा की तरह पूरी तरह कंपोस्ट रहा, वही एरिस्टोक्रेटिक ठंडापन और उसकी नजर जानलेवा सटीकता के साथ उसी पर टिकी रही। मेरे मना रिजर्व्स अभी भी लगभग छुए तक नहीं गए, उसने शांत स्वर में कहा। उसके पैर पानी की सतह पर उतरे और उस पर ताकत की लहरें फैल गईं।
इसका मतलब है कि अब मैं बिल्कुल अलग स्तर की मैजिक इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके शरीर से फूटती ऑरा एक पल में फैल गई और सफेद धुंध का तूफान पूरे डायमेंशन में छा गया। वह बर्फीले तूफान की तरह गरजता हुआ बाहर निकला और जून को प्रतिक्रिया देने से पहले ही पूरा निगल गया। वह लगभग तुरंत ही ठोस बर्फ बन गई। जून के मुंह से टूटी हुई दयनीय सी आवाज निकली और पहली बार उसके दिमाग का पागलपन असली डर के नीचे दरकने लगा। पल झपकते ही पूरी झील एक ठोस बर्फ की चादर बन चुकी थी, इतनी पूरी तरह जमी हुई कि हवा तक रुक गई हो, ऐसा लग रहा था। ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो उसे एक जल्लाद जैसी ठंडी निगाह से देखता रहा। आखिरकार उसके चेहरे से घमंड गायब हो गया और उसकी जगह खौफ ने ले ली। पूरी तरह कांपते हुए उसने अंधेरे के उस पार चीखकर पुकारा, जैसे जो भी अब भी सुन रहा हो उसे बुला रही हो। डीमंस, मेरे पास आओ, मेरी मदद करो। अब उसकी आवाज में खुली हुई बेकली थी। डीमन हंटर यहाँ है, वही जिसने ग्रीड के अवतार को वापस हेल में धकेल दिया था। हाउस एहसान का आखिरी अवशेष, डीमन किंग्स का स्लेयर। यही मौका है, इसे मार दो और एहसान ब्लड लाइन को हमेशा के लिए मिटा दो, बिना जरा भी डिगे। ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो बर्फ पर आगे बढ़ा और उसकी आवाज में पूर्ण अधिकार का वजन था। अगर तुम्हारी चीख इस बैरियर के बाहर पहुंच भी जाए, तब भी वह सिर्फ सिम्युआर्ड ब्लड लाइन से चुराई गई जिंदगियों की ताकत से चल रही है। उसकी नजर एब्सोल्यूट जीरो से भी ठंडी थी, जैसे सीधे उसकी आत्मा पर जमी हो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, उसने कहा, और उसमें जरा भी दया नहीं थी। तुम जैसी गंदगी से मैं सिर्फ माफी के शब्द सुनने देता हूँ। उनके ऊपर ऊंचाई में आग और पानी हवा में जोर से टकराने लगे। एक दूसरे के उलट तत्व विनाशकारी स्पाइरल में उलझ गए, अस्थिर और देखने में ही डरावने। तुमने आना के सैंक्चुएरी को अपवित्र करने की हिम्मत की। ग्रैनफेल के आसपास की जगह उसकी बढ़ती मना के भयानक दबाव से विकृत होने लगी। उसके हर कदम के साथ उसका फैसला गरज की तरह गूंजा। हाउस सिम्युआर्ड की जितनी जिंदगियां तुमने निगली हैं, उनके बदले मैं तुम्हें 100 एलिमेंटल कैलमिटीज दूंगा। जून पूरी चीख भी नहीं निकाल पाई थी कि फैसला उस पर टूट पड़ा। चकाचौंध कर देने वाले प्रकाश के विस्फोट ने डीमन लॉर्ड को पूरी तरह निगल लिया, इतनी भयानक चमक के साथ कि बाकी सब कुछ नजरों से मिट गया। उसकी घिनौनी चीख आखिरी बार खामोशी को चीर गई। फिर उसके सामने सुनहरे सिस्टम टेक्स्ट उभरे। टारगेट एलिमिनेटेड, एक्सर्सिज्म कंप्लीट। उसका फिजिकल फॉर्म तुरंत सिकुड़कर एक भयानक स्केल्टन बन गया, फिर काले धुएं में टूटकर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। अंत तक ग्रैनफेल की आवाज सपाट और अडिग रही। उसकी पीड़ा बस उसके पापों की चुकाई गई कीमत थी। अब आराम करो, इस शरीर के असली मालिक। लेकिन भीतर कहीं ली होएओल अभी भी उसी डीमन के बारे में सोच रहा था। अरे वो चीज। फिर भी ग्रैनफेल सीधा खड़ा रहा, उसकी आंखें गर्व और धारदार आत्मविश्वास के साथ क्षितिज पर टिकी थीं। अब असली शिकार शुरू होता है। स्किल नेचुरल एनिमी एक्टिवेटेड। वह इसे तुरंत महसूस कर सकता था, ऐसे साफ जैसे कोई धार उसकी त्वचा से छू गई हो। पूरे कॉन्टिनेंट के हर डीमन का ध्यान एक साथ उसी की तरफ मुड़ गया था। बढ़िया। मेरा इरादा भी चुपचाप निकल जाने का कभी नहीं था। अंधेरे में अनगिनत खूनसी लाल आंखें खुल गईं। राक्षसों का एक विशाल समंदर उसकी आत्मा के लिए भूखा, उसे पागल नफरत और हत्यारी भूख से घूर रहा था। उसने अपनी ब्लेड खींची और उससे नीली ऑरा ज्वार की तरह उठने लगी। आओ फिर तुम गंदी चीजों। जैसे ही डीमोनिक होर्ड उसकी तरफ टूटा, उसकी आवाज बिना एक बार भी कांपे उस अफरा तफरी को चीर गई।
आज मैं इसे अपनी पूरी ताकत के साथ खत्म करूंगा। दुश्मनों के समंदर के सामने खड़ा ली होयोल ठंडा और अडिग रहा। उसका इरादा स्टील से भी सख्त था। कर्ज का सोर्स नष्ट होते ही मार्सेलो सिम्युआर्ड आखिरकार सुरक्षित हो गया। तभी अचानक सिस्टम की एक और आवाज गूंजी। हिडन कंडीशन मेट, डिस्ट्रीब्यूटिंग रिवॉर्ड्स। लड़ाई की गर्मी में वह लगभग भूल ही गया था कि इस सबके साथ क्वेस्ट कंडीशंस भी जुड़ी हुई थीं। सही कमीशन रिवॉर्ड। उम्मीद है ये किसी टॉप टियर लेवलिंग स्टोरी के लायक पावर अप होगा। सिस्टम ने उस चाहत का तुरंत जवाब दिया। एफिनिटी विद आना हैज इंक्रीज्ड, इन्फ्लुएंस विद इन द फैक्शन हैज रिजन। उसने हल्की सी मुस्कान छोड़ी। बुरा नहीं है। टावर के अंदर की तरह। इसका मतलब ये था कि जरूरत पड़ने पर वह फैक्शन से सपोर्ट बुला सकता है। फिर वह एक पल को रुक गया। लगभग खाली पड़े उस मीटिंग हॉल की याद अचानक बड़ी साफी से वापस आ गई। कड़वी सच्चाई ने उसे फिर से जोर से आकर मारा। इस पूरे फैक्शन में अब सिर्फ मैं ही आखिरी डीमन हंटर बचा हूं। उसके अंदर की आवाज जैसे झुंझलाहट में चीख उठी। एफिनिटी बढ़ाने का क्या फायदा जब जवाब देने के लिए कोई बचा ही नहीं। असल दुनिया में वापस हवेली दम घोंट देने वाली डीमोनिक एनर्जी में डूबी हुई थी। यहां तक कि आसमान भी अजीब लग रहा था, जैसे हजारों घूरती आंखों के नीचे वह खुद खून बहा रहा हो। पहले सिविलियंस को बचाना है। टेलीपोर्टेशन मैजिक की एक चमक के साथ वह ऊंची जगह पर पहुंचा ताकि बैटलफील्ड को ठीक से देख सके। ऊपर से पूरी स्थिति दर्दनाक साफ दिखने लगी। उसने नीचे उमड़े खून के प्यासे झुंड को खुली घृणा के साथ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ तिरस्कार था। वे एक दूसरे पर ऐसे रेंग रहे थे और धक्के मार रहे थे जैसे मांस के लिए भूखे पागल जानवर हों। ली होयोल का दिमाग तुरंत चलने लगा और उसने पल भर में दूरी, संख्या और पैटर्न सब नाप लिए। बिना दिमाग वाली सुइसाइड चार्ज। हमेशा की तरह। जैसे ही होर्ड ने उसे देखा, उनमें किलिंग इंटेंट फट पड़ा और पूरा झुंड नफरत की जिंदा लहर बनकर पहाड़ी की तरफ टूट पड़ा। ली होयोल ने थकी हुई सांस छोड़ी, फिर जानबूझकर ग्रैनफेल के ठंडे घमंड को अपने ऊपर ऐसे ओढ़ लिया जैसे वह अपने नर्व्स पर कवच पहन रहा हो। तुम्हें डर से कांपना चाहिए, मेरी तरफ बेवकूफों की तरह दौड़ना नहीं। उसकी आवाज क्रशिंग ऑथोरिटी के साथ गूंजी और मैदान में ऐसे फैल गई जैसे ऊपर से कोई आदेश उतरा हो। वे अंधाधुंध आगे बढ़े, सीधे उसी जाल में जो वह पहले ही उनके लिए बिछा चुका था। उसके सीने में गुस्सा भट्टी की तरह धधक उठा, क्योंकि अब अबिस से आई चीजें भी चट्टान चढ़कर ऊपर आ रही थीं। हवा में दबाव इतना भारी था कि लगता था जैसे वह सीधे उसके फेफड़ों पर चढ़ रहा हो। तो आओ, अपनी मौत की तरफ आओ। पहली वेव उसके पास पहुंची, जिसके आगे एक डरावनी काइमेरा थी, बकरे जैसे सींग और बेतहाशा लहराती सांप जैसी पूंछों के साथ। ऐसा मॉन्स्टर जो हर बुरी निशानी को जोड़कर बनाया गया लगे। उसने वेपन बुलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन सिस्टम ने उसके पूरी तरह प्रकट होने से पहले ही उस एक्शन को तुरंत रोक दिया। मैं अभी भी इसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेवल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। आइटम फैंग ऑफ द मैलेवोलेंट अर्थ ड्रैगन, ग्रेड यूनिक, रिक्वायर्ड लेवल 800। ली होयोल ने उस मैसेज पर तिरस्कार से हंसी उड़ाई। ऐसी कचरा चीजों के खिलाफ तो मुझे अपने हाथ गंदे करने की भी जरूरत नहीं। इसके बजाय उसने वेपन की इन्नेट प्रॉपर्टी में हाथ डाला। उसे चलाने पर नहीं, बल्कि उसे किस रूप में बदला जा सकता है, इस पर ध्यान केंद्रित किया। फॉर्म ऑल्टरेशन। अब थोड़ा आर्टिस्टिक रीमॉडलिंग करते हैं। उसने पूरे मना उसकी संरचना में उड़ेल दिया और शेयर कंट्रोल से आइटम का आकार बदलने पर मजबूर कर दिया। ब्लेड मुड़ी फैली
और फिर एक विशाल बोन ड्रैगन बनकर दोबारा जन्मी। उसकी दहाड़ ने आसमान हिला दिया और बैटलफील्ड तक कांप उठा। जाओ, तबाही मचा दो मेरे अवतार। मेंटल अटैक्स का बोन और मैजिक से बने कंस्ट्रक्ट पर कोई असर नहीं था। ड्रैगन डीमोनिक रैंड्स को चलते फिरते डिजास्टर की तरह चीरता हुआ निकल गया और बेरहमी से उन्हें कुचलता बिखेरता चला गया। यहां तक कि ली होएओल भी एक पल के लिए हैरानी से उसे देखता रह गया। रॉ स्टैट्स के हिसाब से वो चीज शायद अभी मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। इतना काफी होना चाहिए इन्हें साफ करने के लिए। लेकिन फिर अचानक उसके हाथ बेकाबू होकर कांपने लगे। उसने नीचे देखा और तुरंत समझ गया कि उसने इसकी क्या कीमत चुकाई है। धत! मैंने अपना आखिरी मना ड्रॉप तक उस सम्मान में झोंक दिया। फिर भी उसके चेहरे पर कोई टूटन नहीं आई। वह हमेशा की तरह ठंडा और सोचा समझा रहा। इमरजेंसी प्रोटोकॉल इनिशिएटेड। अनइक्विपिंग व्हाइट विंग आर्मोर। फिर उसने अपनी ब्लेड खींच ली। उसकी उंगलियां हिल्ट पर इतनी कस गईं कि उसकी पकड़ पूरी तरह सख्त और अटल हो गई। अब मैं खुद तुम्हें काटूंगा, कीड़ो। फिर वह अचानक हरकत में फट पड़ा, स्टील और किलिंग इंटेंट की एक लकीर बनकर जो सीधे होर्ड के बीच जा घुसी। उसे डरावना सिर्फ मैजिक नहीं बनाती थी, उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप खुद एक खौफनाक स्तर तक तराशी हुई थी। एक ही वार में उसने 3 विशाल डीमंस को ऐसे काट दिया जैसे उनके शरीर में कोई असली रोक ही न हो। उसने जमीन को धक्का दिया और खुद को ऊंचा हवा में उछाल लिया। नीचे मची तबाही के बावजूद उसकी चाल नामुमकिन हल्की थी। स्किल एक्टिवेटेड, मास्टरपीस ऑफ द नेमलेस ब्लैकस्मिथ। उसकी पकड़ में एक विशाल ग्रेट स्वॉर्ड आ गई। तुम लोग तो कॉकरोच जैसे हो, उसने थूकते हुए कहा और फिर बिना हिचकिचाए वेपन फिर बदल लिया। लेजेंडरी असैसिन्स क्रॉसबो। अब हर मूवमेंट को एड्रेनालाइन और रेज चला रहे थे। लाइन में लगो, तुम सबको एक एक करके काट डालूंगा। ऊपर से रोशनी के बोल्ट्स बरसे जो ब्रूटल सर्जिकल प्रिसिजन के साथ डीमोनिक हार्ट्स को भेदते चले गए। रेंज्ड फेस कंप्लीट। उसने फिर से अपनी ब्लेड खींची, आंखें ठंडी और स्थिर थीं। अब बात को पास से खत्म करने का समय था। एक ही धरती हिला देने वाले स्विंग में उसने एक विशाल डीमन को साफ 2 हिस्सों में बांट दिया और उस वार की ताकत पूरे बैटलफील्ड में गूंज गई। कमजोर फींड्स डर से चीखने और तड़पने लगे, पागलों की तरह घबरा गए, क्योंकि उनकी आंखों के सामने उनके ताकतवर साथी मवेशियों की तरह काटे जा रहे थे। ली होएओल ने पलक तक नहीं झपकाई। वह स्वाम के बीच किसी फैंटोम की तरह चल रहा था और एक एक करके उन्हें डरावनी प्रिसिजन और बिना एक भी फालतू हरकत के खत्म करता जा रहा था। उसके चारों तरफ डीमन कोर्प्सेस का ढेर लगने लगा। उनमें से कोई भी उसकी ट्रांसेंडेंट स्वॉर्ड्समैनशिप झेल नहीं पा रहा था। सिर से पांव तक क्रिम्सन ब्लड में भीगा होने के बावजूद ली होएओल का रिजॉल्व एक पल के लिए भी नहीं डगमगाया। अब उसकी आंखों को सिर्फ एक चीज दिख रही थी, ऐसे एनिमीज जिन्हें मिटाना जरूरी है। लेकिन वह जितनों को काटता, मॉन्स्टर्स की बाढ़ खत्म ही नहीं हो रही थी। तभी अचानक उसकी आंखें शॉक में फैल गईं। दर्द का एक हिंसक वार उसके अंदर धंस गया जब एक डीमन ने उसके सबसे छोटे ओपनिंग का फायदा उठाकर सीधे उसकी छाती में ब्लेड घोंप दी। तुरंत एक लाल सिस्टम विंडो उसकी आंखों के सामने फटकर उभरी, जिसमें अर्जेंट वार्निंग चमक रही थी। इमरजेंसी अलर्ट, ब्लीडिंग स्टेटस इफेक्ट एक्टिव। ली होएओल ने डीमन की ब्लेड को नंगे हाथ से पकड़ लिया और उसे और अंदर घुसने से रोक दिया। पूरी तरह पलटे बिना ही उसने सैवेज रिवर्स आर्क में अपनी स्वॉर्ड पीछे घुमाई और उस स्नीक अटैकर को सीधे हेल भेज दिया। उस सस्ते एम्बुश ने उसके गुस्से को और हवा दे दी। धत तेरे की!
ली होयोल एक बरसर्क फ्रेंजी में फट पड़ा और ऐसी रफ्तार से डीमंस को काटने लगा कि आंखें उसका पीछा ही नहीं कर पा रही थीं। उसकी स्वॉर्ड बस स्टील की एक धुंधली चमक बन गई जो बार बार अंधेरे में कौंध रही थी। लेकिन होर्ड के बीच तबाही का रास्ता बनाते हुए भी वह सच जानता था। वह पहले ही बहुत ज्यादा खून खो चुका था। अब वक्त उसके साथ नहीं था। सिस्टम ने फिर एक वार्निंग चीखी। इमरजेंसी मेंटेनेंस, ब्लीडिंग इफेक्ट परसिस्ट्स। ली होयोल ने छाती पर हाथ दबाया, उस घाव से निकलती गर्म लाल धार को रोकने की कोशिश करते हुए। एक और अलर्ट उसके कानों में गूंजी। HP एट क्रिटिकल लेवल्स। वह बस एक बेहद छोटे पल के लिए रुका और उस दर्द के बीच भारी सांसें खींची जो उसके फेफड़ों के अंदर आग जैसा लग रहा था। एक डरावना ख्याल उसके दिमाग में घुस आया, इससे पहले कि वह उसे रोक पाता। ये शरीर और कितनी देर चल पाएगा? डीमन होर्ड ने उस पर जरा भी रहम नहीं किया। कमजोरी महसूस होते ही वे तुरंत आगे टूट पड़े, तैयार कि वहीं खड़े खड़े उसे चीर डालें। मौत को पास आता देखकर ली होयोल ने खुद पर एक सूखी बेमजा हंसी छोड़ी। मेरा शरीर अब हिल ही नहीं रहा। वक्त जैसे रेंगने लगा। तो क्या बस यही अंत है? वही मशहूर सिनेमैटिक रील, मेरी पूरी जिंदगी आंखों के सामने चलती हुई। यादों का एक घूमता हुआ लालटेन जैसा सिलसिला शुरू हुआ और उसका पूरा अतीत टूटी बिखरी तस्वीरों के तूफान की तरह लौट आया। सबसे पहले उसे वे मेजेस याद आए जिनके साथ वह लड़ा था, और वे पुराने पल भी जो अब तक यादों की धुंध में दूर जाने लगे थे। हर एक पल एक साथ वापस उमड़ पड़ा। फिर उस सारे शोर के बीच एक याद बाकी सबसे साफ होकर ऊपर उठी। हकुना की छवि सामने खड़ी थी, जैसे अतीत से उससे बात कर रही हो। ध्यान से सुनिए सर ली होयोल। बैटलफील्ड पर जहां जिंदगी और मौत साथ साथ नाचती हैं, वहीं आपकी स्वॉर्ड ऑरा और गहरी होती है और अपना असली रंग दिखाती है। उसका दिमाग एकदम जाग उठा। हकुना का आखिरी लेसन उसकी हड्डियों तक में खुदा हुआ था। जैसे जैसे उसकी लाइफ फोर्स खत्म हो रही थी, उसकी स्वॉर्ड ऑरा हर सेकंड और तेज और शुद्ध होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई सोई हुई सेंस आखिरकार खुल गई हो। अब वह अपने आसपास हर चीज के फ्लो को महसूस कर सकता था, इतनी साफी से कि वह लगभग अवास्तविक लगे। आदमी और ब्लेड अब दो अलग अस्तित्व नहीं रहे थे। वे एक हो चुके थे। उसके कोर की सबसे गहरी जगह से एक्सप्लोसिव पावर एक साथ ऊपर फूटी, इतनी तीव्र कि उसने उसके पूरे शरीर को फिर से जगा दिया। ली होयोल की ऑरा विस्फोट की तरह बाहर फट पड़ी, मांस, हड्डियों और तेज की गई स्टील की हदों से भी बहुत आगे उठती हुई। उसकी पकड़ हेल्ट पर और कस गई, और उस पल ऐसा लगा जैसे वह अपनी आत्मा, गर्व और गुस्से का आखिरी टुकड़ा तक ब्लेड में ठूंस रहा हो। जब मौत पहले ही उसकी गर्दन पर सांस ले रही थी, ली होयोल ने अपनी स्वॉर्ड सीधी अपने नीचे की जमीन में घोंप दी। वह वार इतना भयानक था कि बचाव कम और धरती पर उकेरी गई आखिरी कसम ज्यादा लग रहा था। उसकी इच्छा ढहते हुए तारे जैसी हिंसक चमक के साथ जल रही थी। यह लापरवाही अपनी अंतिम हद तक पहुंच चुकी थी, ऐसा पागलपन जिसे वही अपना सकता था जो सब कुछ खोने के लिए पहले ही तैयार हो। जैसे उसकी टेक्निक आसपास के डीमंस को चीरती हुई तबाही के तूफान में मिटाती चली गई, वैसे ही एक सच्चाई अचानक साफ हो गई। जब इंसान के पास खोने के लिए सच में कुछ नहीं बचता, तब उसके अंदर डर के लिए भी कोई जगह नहीं बचती। जिंदगी और मौत के बीच के उस बेहद पतले, धार जैसे पल में ली होयोल को आखिरकार वह सबक समझ आ गया जो उसकी तूफानी जवानी के अराजक दिनों में छिपा था। अब तक का उसका सारा दर्द, गुस्सा और जिद एकदम सही जगह पर जाकर बैठ गए।
फिर वह कुचल देने वाली रफ्तार के साथ आगे फूटा और भी तेज। उसकी चालें देख पाना नामुमकिन हो गई और उसके वेपन का हर स्विंग भूत जैसे आफ्टर इमेजेस में बंट गया, जैसे एक साथ दर्जनों ब्लेड्स हमला कर रही हों। ली होयोल की स्वॉर्ड पाथ अब पहले से भी ज्यादा धारदार, पहले से भी ज्यादा जानलेवा हो चुकी थी और उसमें कुछ लगभग अलौकिक सा छू गया था। वह अब साधारण स्वॉर्ड्समैनशिप नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसी किलिंग आर्ट बन चुकी थी जो दंतकथा के दायरे में कदम रख चुकी हो। उसका टूटा बर्बाद हो चुका शरीर अपनी प्राकृतिक सीमा से आगे बढ़कर अब भी खुद को सिर्फ इसलिए घसीट पा रहा था क्योंकि उस पल वह कौन था। बहुत गहराई में उसकी अंदरूनी आवाज एकदम साफ और अटल होकर बोली, अगर मैं ग्रैंड फेल्क्लॉडी आरपीएस रोमियो न होता तो इस दर्द और दहशत के नीचे बहुत पहले ही गिर चुका होता। तभी बिना किसी चेतावनी के उसकी आंखों के सामने एक सिस्टम विंडो चमकी। ऑस इनसफिशिएंट मना टू रिकॉल द इविल अर्थ ड्रैगन्स फैंग। ली होयोल का काम पता हुआ शरीर अचानक अकड़ गया। एक पल के लिए तो उसका कांपना भी रुक गया, जैसे उस मैसेज ने उसे दर्द से भी ज्यादा पूरी तरह जमा दिया हो। उसे महसूस हो रहा था कि बेहोशी का काला अबिस ऊपर चढ़ता हुआ उसकी बुझती इच्छा को निगल रहा है। तभी बैटलफील्ड में एक शाही आवाज गरजी और आना के आखिरी सर्वाइवर ने आंखें उठाकर देखा कि एक आर्मोर्ड फिगर डरावने स्टीड पर सवार उसकी तरफ बढ़ रहा था, जैसे खुद उसकी मौत देखने आया हो। वह था पश्चिम का डीमन किंग। उसके पूरी तरह बोलने से पहले ही बैटलफील्ड उसकी मौजूदगी के वजन से जैसे पीछे हटता महसूस हुआ। गोट लेवल 1000। इस लेवल्ड मना वर्ल्ड की अंतिम कैलामिटी। मैं पश्चिम का सॉवरेन रूलर तुम्हें मान्यता देता हूं। तुम्हें बाकी बेकार इंसानी कचरे जैसा समझना भी अपमान होगा। उस कुचलते दबाव के बीच ली होयोल बस हल्का सा हंसा। लेवल 1000? हाँ, मुझे मत हंसाओ। उसकी आवाज ठंडी और स्थिर निकली, हर शब्द तिरस्कार में डूबा हुआ। मौत के किनारे खड़े होकर भी वह ऐसे बोल रहा था जैसे सामने वाला ही उससे नीचा हो। बस इतना ही है, तुम्हारे पास एक घातक घाव पकड़े हुए जो उसे बहुत पहले गिरा देना चाहिए था। फिर भी ली होयोल का घमंड जरा भी नहीं टूटा था। वह हमेशा की तरह उतना ही तेज और बेकाबू था। मेरा शिकार बनने के लायक सिर्फ एक हाई रैंकिंग डीमन किंग होता है, और तुम तो बस उस कचरे से थोड़े कम गंदे हो जिसे मैं अभी अभी हटाकर आया हूं। इस पर गोट जोर से हंस पड़ा। मुझे तुम पसंद हो। मैं तुम्हें यह सम्मान दूंगा कि मौत के बाद भी तुम मेरी सेवा करोगे। बिना हिचकिचाए गोट ने अपनी लीजन को आदेश दिया, उस डीमन हंटर के शरीर को ले लो, उसे पोजेस करो। ऐसा किया तो मैं तुम्हें डीमन किंग की महान कॉन्क्वेस्ट में शामिल होने दूंगा। लेकिन जहां गोट मजे से हंस रहा था, वहीं ली होयोल को जरूरी क्लू मिल गया। तो बात ऐसी है। एक तेज हरकत में उसने अपना डिवाइन क्रॉसबो उठा लिया। सस्ते सिंहासन के लिए लड़ते डीमंस की ये दयनीय पावर स्ट्रगल। क्या मजाक है, उसका निशाना जरा भी नहीं कांपा। उसने आर्मी पर नहीं, लेजर डीमंस पर नहीं, बल्कि सामने खड़े खुद डीमन किंग गोट पर लॉक किया। गोट ने बेहद आसानी से एक हाथ उठाया और क्रॉसबो से छोड़ा गया बोल्ट ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई छोटा कंकड़ फेंका गया हो। उसकी यह सहजता उस हरकत को और भी ज्यादा अपमानजनक बना रही थी।